नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा में सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, आप सभी परिचित हैं कि अपना जो पहला टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान का निर्माण, और भारतीय संविधान निर्माण का आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, लेकिन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद इसी टॉपिक का आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट की अपन शुरुआत करेंगे कि कैबिनेट मिशन जो भारत में संविधान सभा बनाने के लिए आया था, तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान सभा गठन के लिए, संविधान सभा निर्माण के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की। और यह योजना प्रस्तुत की 16 मई 1946 को। यह योजना किस लिए प्रस्तुत की? संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की? 389। अर्थात कैबिनेट मिशन ने यह निर्धारित किया कि जो भारत के लिए संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इन 389 सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया। अर्थात 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे। अरे ब्रिटिश प्रांत का मतलब भारत के वो क्षेत्र, वो प्रांत जिनका शासन ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए नियम कानून कायदों के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी, गवर्नर, गवर्नर जनरल के माध्यम से जिन भारतीय प्रांतों का शासन चलता था, उन्हें हम कहते थे ब्रिटिश प्रांत। और उस समय भारत में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11। तो 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से जाने थे। और ब्रिटिश प्रांतों जो सदस्य जाने थे वो कैसे जाने थे? निर्वाचित होकर। इनका निर्वाचन कौन करेंगे? इनका निर्वाचन करेंगे प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य। इसका मतलब यह है कि आम जनता किनको चुनेगी? विधानसभा के सदस्यों को। और विधानसभा के सदस्य किनका चुनाव करेंगे? ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसका मतलब इन 292 सदस्यों का चुनाव कैसे होना था? इनका चुनाव होना था अप्रत्यक्ष रूप से। अर्थात इनका चुनाव आम जनता नहीं करेगी। आम जनता के चुने हुए विधायक, आम जनता के चुने हुए एमएलए, आम जनता के चुने हुए विधानसभा के सदस्य इनका चुनाव करेंगे। तीन सौ 389 सदस्यों को में से 4 सदस्य कहां से जाने थे? 4 सदस्य जाने थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अरे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोले तो जो वर्तमान समय के केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इन्हें हम वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश बोल देते हैं, यूटी बोल देते हैं। उस समय इन्हें कहा जाता था चीफ कमिश्नरी प्रदेश। और चीफ कमिश्नरी प्रदेशों से सदस्य कैसे जाने थे? निर्वाचित होकर। और इनका निर्वाचन भी कौन करेंगे? इनका निर्वाचन भी करेंगे विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य बोले तो इनका चुनाव भी कैसे होना था? अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब यह है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होकर जाने थे? संविधान सभा में कुल निर्वाचित होकर जाने थे 296। 296 बोले तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित होकर जाने थे। अब प्यारे स्टूडेंटों, ब्रिटिश प्रांतों को भी मैं ब्रिटिश भारत कह सकता हूं और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को भी मैं ब्रिटिश भारत ही कह सकता हूं, क्योंकि इनका शासन भी ब्रिटेन सरकार चला रही थी और इनका शासन भी ब्रिटेन सरकार चला रही थी। तो अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से, ध्यान से सुनना, संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य जाने थे? तो भी आंसर होगा 296। अगर ये पूछे कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से
कितने सदस्य निर्वाचित होकर जाने थे, तो भी होगा आंसर 296। आपसे पूछे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होकर जाने थे, तो भी साथियों आंसर होगा 296। 296 निर्वाचित होकर जाने थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य की शहरी क्षेत्रों से। 389 सदस्यों में से 93 सदस्य कहां से जाने थे, भारत की देशी रियासतों से। और देशी रियासतों से बोले तो उस समय भारत की वो क्षेत्र जिनका शासन स्वयं भारतीय राजा ही चलाते थे, उस प्रकार के क्षेत्र क्या कहलाते थे, देशी रियासतें। और देशी रियासतों से जो सदस्य जाने थे वो सदस्य जाने थे मनोनीत होकर, और इनको मनोनीत करेगा संबंधित रियासत का राजा। राजा बोले तो शासक। अर्थात जिस रियासत से जितने सदस्य जाएंगे उन्हें उस रियासत का राजा ही मनोनीत करके भेजेगा, अन्य किसी का कोई लेना देना नहीं था। जैसे मान लीजिए संविधान सभा में मैसूर रियासत से, कहां से, मैसूर रियासत से कितने सदस्य जाने थे, 6 सदस्य। तो इन 6 के 6 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। और इन्हें मनोनीत कौन करेगा, मैसूर रियासत का राजा मनोनीत करके भेजेगा। इसी प्रकार मैं ये कहूं कि राजस्थान की जयपुर रियासत से संविधान सभा में कितने सदस्य जाने थे, 2 सदस्य। और ये 2 सदस्य कैसे होके जाने थे, ये मनोनीत होके जाने थे। और इन्हें मनोनीत कौन करेगा, इन्हें मनोनीत करेगा जयपुर रियासत का राजा। तो इस प्रकार जिस रियासत से जितने सदस्य मनोनीत होकर जाने थे उन्हें मनोनीत करने का काम सौंपा गया उस रियासत के राजा को। इस प्रकार संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य जाने थे, 93 सदस्य। और ये सदस्य किस प्रकार जाने थे, ये सदस्य जाने थे मनोनीत होकर। अर्थात संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी रही, तो संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या रही 93 सदस्य। तो इस प्रकार संविधान सभा में 389 सदस्यों को 3 प्रकार के भागों में बांटा गया। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कम्युनिस्ट क्षेत्रों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से। तो अब संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए क्या होना था, चुनाव होना था। और चुनाव कितनी सीटों पर होना था, तो संविधान सभा गठन के लिए, संविधान सभा निर्माण के लिए चुनाव होना था 296 सीटों पर। कितनी सीटों पर, 296 सीटों पर चुनाव होना था। और ये चुनाव होना था किसके लिए होना था, ये चुनाव होना था संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान सभा गठन के लिए, संविधान सभा निर्माण के लिए। तो संविधान सभा निर्माण के लिए, संविधान सभा गठन के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए जुलाई 1946 में 296 सीटों पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया, इस चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग लिया, इस चुनाव में अनेक छोटी छोटी पार्टियों ने भाग लिया, और इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाग लिया। अरे निर्दलीय उम्मीदवार बोले तो बिना किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, निर्दलीय कहलाते हैं। निर्दलीय को आप आजाद उम्मीदवार कह सकते हो, और आजाद उम्मीदवार को आप स्वतंत्र उम्मीदवार भी कह सकते हो। तो इन चुनावों में संविधान सभा गठन के लिए, संविधान सभा निर्माण के लिए चुनाव लड़ने वाली जो पार्टियां थी, इनमें मुख्य रूप से 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ये दोनों ही बड़ी पार्टियां थी। तो इस चुनाव में कांग्रेस ने सोचा कि हम अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे, और मुस्लिम लीग ने सोचा कि हम संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत पूरी तरीके से मात देंगे। लेकिन जैसे 296 सीटों पर चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद चुनाव परिणाम आया, तो 296 सीटों में से 208 सीट कांग्रेस को मिली। इसका मतलब यह है कि संविधान सभा के चुनाव में 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को प्राप्त हुई। अर्थात 296 सदस्यों में से 208 सदस्य किसके जीत कर आए, कांग्रेस पार्टी के। 296 में से 73 सदस्य किसको जीत कर आए, अर्थात 73 सीट किसको प्राप्त हुई, 296 में से 73 सीट प्राप्त हुई मुस्लिम लीग को।
296 में से 7 सीट किसको प्राप्त हुई? 7 सदस्य किसकर जीत कर आए? 7 सदस्य जीत कर आए अन्य पार्टियों के। अरे अन्य पार्टी बोले तो मैंने कहा कि संविधान का चुनाव लड़ने वाली मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा अन्य छोटी छोटी पार्टियां भी थी, और अन्य अनेक छोटी छोटी पार्टियों में से 7 पार्टियों के ही सदस्य जीत कर आए। 7 पार्टियों कितने सदस्य जीत कर आए? 7, अर्थात अन्य पार्टियों में से प्रत्येक के कितने कितने सदस्य जीत कर आए? प्रत्येक को सीट प्राप्त हुई एक एक। अर्थात जो छोटी पार्टियां बहुत सी थी, लेकिन बहुत सी पार्टियों में, अनेक पार्टियों में 7 पार्टी जीत कर आई, और 7 में से कितने, प्रत्येक पार्टी को कितनी सीट मिली? एक सीट मिली। प्रत्येक पार्टी कितना मेंबर जीत कर आया? एक मेंबर जीत कर आया। अरे जैसे कृषक प्रजा पार्टी थी, उसने भी संविधान सभा का चुनाव लड़ा, लेकिन कृषक प्रजा पार्टी का केवल एक ही मेंबर जीत कर आया। यूनियनिस्ट पंजाब थी, यूनियनिस्ट मुस्लिम लीग थी, उनके भी एक एक मेंबर जीत कर आए। अरे जैसे हिंदू महासभा थी, उसने भी संविधान सभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हिंदू महासभा का एक भी मेंबर संविधान सभा में नहीं जीत कर आया। कुछ पार्टियां छोटी पार्टी जिनका खाता ही नहीं खुला, कुछ पार्टियां ऐसी थी 7 जिनके एक एक मेंबर जीत कर आए। अब यहां से क्वेश्चन आए कि संविधान सभा में छोटी पार्टियों के कुल कितने सदस्य जीत कर आए? तो आंसर होगा 7। कुछ छोटी पार्टियों में से जीत कर आने वाली 7 पार्टियों में से प्रत्येक को कितनी कितनी सीट मिली, कितने कितने सदस्य जीत कर आए? तो आंसर होगा प्रत्येक पार्टी का 7 में से एक एक सदस्य जीत कर आया। 296 सीटों में से 8 सीट किसको मिली? निर्दलियों को मिली। निर्दलीय बोले तो आजाद उम्मीदवारों को मिली, आजाद उम्मीदवार बोले तो स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिली। इस प्रकार संविधान सभा के गठन के लिए, निर्माण के लिए 296 सीटों पर चुनाव हुआ। तो चुनाव परिणाम जैसे आए तो मुस्लिम लीग ने सोचा कि हमने जितना सोचा था उतनी सीटें प्राप्त नहीं कर पाए, उतनी सीटें नहीं जीत पाए, इसलिए चुनाव परिणामों के आधार पर मुस्लिम लीग की संविधान सभा में स्थिति कमजोर रही बजाय कांग्रेस के। इसलिए मुस्लिम लीग ने इन चुनावों का क्या किया? बहिष्कार किया। संविधान सभा के गठन का क्या किया? बहिष्कार किया। लेकिन मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बावजूद भी नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा का निर्माण हो गया, संविधान सभा बना दी गई। मुस्लिम लीग अपना काम करती रही विरोध करने का, लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध करने के बावजूद भी नवंबर 1946 में संविधान सभा गठित हो कर दी गई, संविधान सभा बना दी गई, संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया। अब यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा गठन कब हुआ? तो आंसर होगा नवंबर 1946 में। संविधान सभा के गठन का मुस्लिम लीग ने समर्थन किया, विरोध किया? संविधान सभा के गठन का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। विरोध क्यों किया? कि चुनाव में कम सीट मिलने की वजह से मुस्लिम लीग ने इसका विरोध। लेकिन कहते हैं ना, कान खजूरे की एक टांग टूटने से उसकी कोई गति प्रभावित नहीं होती है। तो उसी प्रकार मुस्लिम लीग के विरोध करने के बावजूद भी संविधान सभा के गठन का कार्य प्रभावित नहीं हुआ और आसानी से नवंबर 1946 में संविधान सभा गठित कर दी गई, संविधान सभा बना दी गई, संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया। तो हमारे पहले टॉपिक का आधा सफर पूरा हो गया। आधा सफर बोले तो संविधान सभा का निर्माण हो गया, संविधान सभा बन गई। अब ये जो संविधान सभा बन गई, अब ये क्या काम करेगी? संविधान सभा काम करेगी, संविधान बनाने का काम करेगी। तो संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए अपने अधिवेशन आयोजित किए, बैठकें आयोजित की। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, और प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक बुलाई गई 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा की पहली बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 207 सदस्य उपस्थित हुए। साथियों, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389, और 389 सदस्यों में से पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए? 207, अर्थात लगभग 182 के करीब सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित नहीं हुए। इतनी बड़ी संख्या संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित न होने की वजह 2 हैं। एक वजह तो यह है कि मुस्लिम लीग
संविधान सभा के निर्माण का और संविधान के निर्माण का विरोध कर रही थी। इसलिए पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने अपना एक भी सदस्य नहीं भेजा। दूसरी वजह क्या रही इतनी बड़ी एब्सेंट रहने की? कि उस समय जो भारत की देशी रियासतें थी और देशी रियासतों में से जो 93 सदस्य आने थे, तो 93 सदस्यों में से अधिकांश रियासतें ये निर्धारित नहीं कर पाई थी कि हमें आजाद होने के बाद पाकिस्तान में शामिल होना है कि भारत में रहना है कि अपने आप में एक अलग स्वतंत्र रूप से रहना है। इसलिए अधिकांश देशी रियासतें अपना खुद का भविष्य निर्धारित नहीं कर पाई थी, और जो अधिकांश रियासतें स्वयं का भविष्य निर्धारित नहीं कर पाई थी, उन रियासतों ने भी संविधान सभा की पहली बैठक में अपने सदस्य नहीं भेजे। इसलिए मुस्लिम लीग ने विरोध किया। देशी रियासतों ने अपना भविष्य निर्धारित नहीं किया था, इसलिए उन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में सदस्य नहीं भेजे। इसलिए इन दो वजह से संविधान सभा की पहली बैठक में बहुत अधिक संख्या में सदस्य अनुपस्थित रहे, अब्सेंस रहे, और मात्र 207 सदस्य उपस्थित रहे। इन 207 सदस्यों में से एक सदस्य को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ध्यान रखना साथियों, जो संविधान सभा की पहली बैठक में जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो अध्यक्ष निर्वाचित नहीं था, वो अध्यक्ष मनोनीत था। अब यहां से क्वेश्चन आए, संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था कि मनोनीत किया गया था? मनोनीत किया गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष किसको मनोनीत किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही संविधान सभा का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा में अध्यक्ष बनने की कोई योग्यता नहीं थी, कोई एबिलिटी नहीं थी, कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी से अध्यक्ष बनाया गया। अरे बिना योग्यता, बिना एबिलिटी, बिना क्षमता के अध्यक्ष बनाया गया। इसकी वजह थी कि संविधान सभा की पहली बैठक में जो 207 सदस्य उपस्थित हुए थे, उन 207 सदस्यों में यह व्यक्ति सबसे वरिष्ठ था। अरे सबसे वरिष्ठ बोले तो यह व्यक्ति सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति था, और सबसे अधिक उम्र का होने की वजह से, सबसे वरिष्ठ होने की वजह से इसे क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ये बात हमने किस देश से ग्रहण की थी? अरे ये बात हमने ग्रहण की थी फ्रांस से। अरे फ्रांस बोले तो जिसका दूसरा नाम है फ्रेंच। अरे फ्रांस का दूसरा नाम क्या है? फ्रेंच। जिसे फ्रांस कह दो या फ्रेंच कह दो, एक ही बात है। अरे जब फ्रांस की संविधान सभा ने वहां के संविधान बनाया था, तो फ्रांस की संविधान सभा ने भी अपनी पहली बैठक में किसी सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था। उसी परंपरा को हमने ग्रहण करते हुए, फ्रांस की पहली बैठक की परंपरा को ग्रहण करते हुए, हमने भी संविधान सभा की पहली बैठक में किसी सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति को, सबसे सीनियर व्यक्ति को, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अध्यक्ष के रूप में नाम किसने प्रस्तुत किया? तो अध्यक्ष के रूप में इसका नाम प्रस्तुत किया डॉक्टर जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अध्यक्ष के रूप में नाम प्रस्तुत किया। इसलिए संविधान सभा में जेबी कृपलानी का अध्यक्ष के रूप में नाम का प्रस्तावक कौन हो गया? तो नाम का प्रस्तावक हो गया जेबी कृपलानी। और अध्यक्ष के रूप में इसके नाम का अनुमोदन, अरे अनुमोदन बोले तो इस नाम का समर्थन किसने किया था? अरे अनुमोदन बोले तो, समर्थन बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सच्चिदानंद सिन्हा का अध्यक्ष के रूप में नाम अनुमोदित किया था, समर्थित किया था। अर्थात नाम प्रस्ताव किसने रखा? जेबी कृपलानी ने। और जेबी कृपलानी ने पहली बैठक में जिसका अध्यक्ष के रूप में नाम रखा, उस नाम का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनुमोदन किया, समर्थन किया। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अध्यक्ष के रूप में किसने नाम प्रस्तुत किया? तो आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। अरे जिसका पूरा नाम है जीवंत भगवंत दास। जेबी कृपलानी पूरा नाम क्या है? जीवंत भगवंत दास कृपलानी। इस जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी भी
संविधान सभा की मेंबर थी। और जेबी कृपलानी ने भी संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया और इसकी पत्नी सुचेता कृपलानी ने भी पहली बैठक में भाग लिया। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। अरे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध कहां से था? अरे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध था बिहार से। अरे इसका मतलब यह कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार का ही रहने वाला था और संविधान सभा में निर्वाचित भी कहां के ओर से आया था? बिहार से ही। अब आपसे पूछे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? बिहार से हुआ था। अरे नाम से पता लग रहा, नाम सिन्हा लग रहा है, नाम सुना होगा ना, सोनाक्षी सिन्हा कहां की रहने वाली है? बिहार की। जिसके पिता का नाम सुना होगा ना, उसके पिता का नाम भी सिन्हा ही है, वो भी कहां का रहने वाला है? बिहार का ही है। तो इसका संबंध भी कहां से है? सिन्हा का बिहार से ही है। ठीक, इस प्रकार संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में एक व्यक्ति को क्या बनाया गया? संविधान सभा की पहली बैठक में एक व्यक्ति को बनाया गया उपाध्यक्ष। सुन लेना, और उपाध्यक्ष बनाया गया था एंथोनी को। किसको? एंथोनी को। और एंथोनी था एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। अरे संविधान सभा में एकमात्र एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथोनी था। संविधान सभा में एकमात्र एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथोनी था। और फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा की पहली बैठक में उपाध्यक्ष के रूप में क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यहां से क्वेश्चन आए, संविधान सभा की पहली बैठक में उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? एंथोनी को। अध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितनी महिला सदस्य उपस्थित हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक में कुल महिला सदस्यों की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए? 207। और 207 में से बात करूं महिला सदस्यों की तो संविधान सभा की पहली बैठक में 10 महिला सदस्य उपस्थित हुई। अब 207 में से 10 महिला सदस्य उपस्थित हो गई तो संविधान सभा की बैठक में पुरुषों की संख्या कितनी बच गई? 197। इसका मतलब संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए? 207। 207 में से महिला सदस्य कितनी उपस्थित हुई? 10। और पुरुष कितने उपस्थित हुए? 197। अब ये 10 महिला सदस्य कौन कौन थी? अब इनकी बात करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में जो महिला सदस्य उपस्थित हुई कितनी उपस्थित हुई? 10। तो 10 महिलाओं की बात करते हैं। 10 महिला सदस्य कौन कौन सी थी? नंबर 1 अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। नंबर 2 दक्षायनी वेलायुधन। दक्षायनी वेलायुधन। और दक्षायनी वेलायुधन दलित समुदाय से संबंध रखने वाली महिला थी। संविधान सभा में दलित समुदाय से संबंध रखने वाली एकमात्र महिला सदस्य दक्षायनी वेलायुधन किस समुदाय से संबंध रखती थी? ये संविधान सभा में केवल दलित समुदाय से संबंध रखती थी। अब आपसे पूछे संविधान सभा में दलित समुदाय से कितनी महिलाएं थी? केवल एक थी, और वो भी कौन? दक्षायनी वेलायुधन। संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित होने वाली तीसरी महिला सदस्य सुचेता कृपलानी। अरे वैसे तो इसका नाम सुचेता मजूमदार था, लेकिन इसने जेबी कृपलानी से शादी कर ली, और जेबी कृपलानी से शादी करने की वजह से इसके नाम के पीछे भी क्या लग गया? कृपलानी। इसका मतलब पति पत्नी दोनों ही संविधान सभा के सदस्य थे। अब आपसे पूछे कि संविधान सभा में कौन पति पत्नी के रूप में संविधान सभा मेंबर थे? तो सुचेता कृपलानी और जेबी कृपलानी। सुचेता कृपलानी का मूल रूप से
संबंध रहा है उस समय के पंजाब के अंबाला से, और वर्तमान समय में अंबाला है हरियाणा का जिला। अब आपसे पूछे कि संविधान सभा में ऐसी कौन सी महिला थी जिसका संबंध वर्तमान हरियाणा से है, तो उसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। आपसे पूछे कि संविधान सभा की वो कौन सी महिला सदस्य है जिसका वर्तमान में संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से है, तो नाम हो जाएगा सुचेता कृपलानी। अरे इस समय अंबाला किस राज्य का जिला है? हरियाणा का। अरे उस समय 1946 की बात चल रहा है, और उस समय 1946 में हरियाणा खुद ही पंजाब का हिस्सा था। तो उस समय पंजाब, अंबाला पंजाब में था, और इस समय अंबाला हरियाणा में है। ठीक है, तो सुचेता कृपलानी भी संविधान सभा की सदस्य रही। नंबर 4 कमला चौधरी। कमला चौधरी। नंबर 5 मालती चौधरी। नंबर 5 मालती चौधरी। नंबर 5 मालती चौधरी। नंबर 6 पूर्णिमा बनर्जी। नंबर 7 हंसा मेहता। नंबर 8 सरोजनी नायडू। नंबर 9 लीला रे। और नंबर 10, एक बार पुनः रिपीट कर लेता हूं, अंबु स्वामीनाथन, दक्षायनी वेलारुदन, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, लीला रे, और एक महिला सदस्य बच गई। एक मिनट रुको, अभी दिमाग में रिपीट कर देता हूं। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। अम्बु स्वामीनाथन, नंबर 2 दक्षायनी वेलायुधन, जो एकमात्र दलित महिला सदस्य थी संविधान सभा में, सुचेता कृपलानी, जेपी कृपलानी की पत्नी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, लीला रे, और एक महिला सदस्य अभी दिमाग में आएगी। एक मिनट रुकना। हाँ, 10वीं महिला सदस्य बच गई, दुर्गाबाई। दुर्गाबाई। इस प्रकार संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित होने वाली महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? 10। आपके दिमाग में आएगा, तो पहली बैठक में महिलाओं की उपस्थित होने की संख्या कितनी थी? 10। तो फिर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन भी आएगा कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15। क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितनी महिला सदस्य उपस्थित हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित होने वाली महिलाओं की संख्या 10। जबकि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15। अर्थात संविधान सभा की पहली बैठक में 5 महिलाएं उपस्थित नहीं हुई, एब्सेंट रही, और 10 महिलाएं क्या रही? प्रेजेंट। ठीक है। अब ये 5 महिलाएं कौन कौन उपस्थित थी, इसकी बात हम आगे करेंगे, संविधान सभा के लास्ट में करेंगे। उस समय संविधान सभा के बारे में और भी जो मेंबर है उनके बारे में बात करेंगे। इस प्रकार संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्य उपस्थित हुई? 10 सदस्य उपस्थित हुई। पहली बैठक के ठीक 2 दिन बाद, संविधान सभा की पहली बैठक के ठीक 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई, और ठीक 2 दिन बाद दूसरी बैठक हो रही है।
तो संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई पहली बैठक के ठीक 2 दिन बाद, और ठीक 2 दिन बाद बोले तो 11 दिसंबर 1946 को। देखिए अधिवेशन पहला ही चल रहा है, अधिवेशन पहला ही चल रहा है, जबकि पहले अधिवेशन कौन सी बैठक है? दूसरी बैठक है। अरे संविधान सभा का फर्स्ट अधिवेशन है, अरे वो फर्स्ट अधिवेशन चला था 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। कब तक चला था? 23 दिसंबर 1946। और संविधान सभा के पहले अधिवेशन में बैठकों की संख्या कितनी रहेगी? 11। मैंने कहा था ना कि एक अधिवेशन में एक बैठक भी हो सकती है और एक से ज्यादा बैठकें हो सकती है। अधिवेशन पहला ही है और पहले अधिवेशन में कुल कितनी बैठकें आयोजित होंगी? 11। और पहला अधिवेशन कब से कब तक चला था? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। तो अधिवेशन तो पहला ही चल रहा है, और पहले अधिवेशन की कौन सी बैठक है? दूसरी बैठक। अरे पहले अधिवेशन की दूसरी बैठक है तो संविधान सभा की कौन सी बैठक होगी? दूसरी बैठक होगी। और संविधान सभा की दूसरी बैठक में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। 3 महत्वपूर्ण कार्य बोले तो संविधान सभा के द्वारा अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित कर लिया गया? अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका मतलब पहली बैठक में अध्यक्ष किसको मनोनीत किया गया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक में किसको अध्यक्ष बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब आपको मालूम है एक म्यान में 2 तलवार और एक पद पे 2 व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष पद से हटाया गया, और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष पद से हटाया गया तो उसको समय से पहले हटा दिया, और समय से पहले हटा दिया तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के कैसे अध्यक्ष रहेंगे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष रहेंगे अस्थायी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अरे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के इसलिए अस्थायी अध्यक्ष रहे कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की दूसरी बैठक में क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। अरे जिसको समय से पहले हटा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? अस्थायी। अगर सचिदानंद सिन्हा को बीच में नहीं हटाते, समय से पहले नहीं हटाते, ये अस्थायी नहीं कहलाता। संविधान सभा की पहली बैठक में जिसको अध्यक्ष बनाया गया, दूसरी बैठक में उसको हटाया गया। समय से पहले हटा दिया, तो समय से पहले हटा दिया तो सचिदानंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष कहलाए? अस्थायी। और संविधान सभा की पहली बैठक में उपाध्यक्ष बनाया गया था एंथोनी को, और एंथोनी को भी दूसरी बैठक में अध्यक्ष के रूप में से हटा दिया। तो एंथोनी भी संविधान सभा का कैसा अध्यक्ष कहलाया? अस्थायी। सॉरी, कैसा उपाध्यक्ष कहलाया? अस्थायी। तो संविधान सभा की पहली बैठक में जो अध्यक्ष बना वो हटा, इसलिए अस्थायी। संविधान सभा की पहली बैठक में जो उपाध्यक्ष बना एंथोनी, उसको भी हटाया गया, तो वो भी कैसा? अध्यक्ष अस्थायी। तो संविधान सभा की पहली बैठक में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे वो कैसे थे? अस्थायी। जबकि दूसरी बैठक में संविधान सभा ने अध्यक्ष किसे निर्वाचित कर लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष के रूप में नाम किसने प्रस्तुत किया था? अरे जिस व्यक्ति ने पहली बैठक में सचिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तुत किया था, उसी ही व्यक्ति ने दूसरी बैठक में अध्यक्ष के रूप में किसका नाम प्रस्तुत कर दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और वो नाम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? जेबी कृपलानी। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा में जो भी व्यक्ति अध्यक्ष बना, चाहे वो सचिदानंद सिन्हा हो और चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, अध्यक्ष के रूप में इनका नाम किसने प्रस्तुत किया? तो अध्यक्ष के रूप में इन दोनों का नाम प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम था जेबी कृपलानी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष के रूप में जो नाम प्रस्तुत किया जेबी कृपलानी ने, उस नाम का अनुमोदन बोले तो समर्थन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सचिदानंद सिन्हा के नाम का भी अध्यक्ष के रूप में अनुमोदन किया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी अध्यक्ष के रूप में नाम का अनुमोदन किया था। अनुमोदन बोले तो समर्थन किया था।
तो इसका मतलब यह हुआ कि जेबी कृपलानी ने अध्यक्षों का नाम प्रस्तुत किया। एक का नाम पहली बैठक में सत्येंद्र सिन्हा का और दूसरे का नाम दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और इन दोनों ही नामों का अनुमोदन समर्थन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो संविधान सभा ने दूसरी बैठक में पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? अध्यक्ष का। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस दिन अध्यक्ष बने थे उस लेकर संविधान सभा की लास्ट बैठक होगी 24 जनवरी 1950 तक ये व्यक्ति बना रहा। इसे बीच में हटाया नहीं गया, और बीच में हटाया नहीं गया तो कैसा अध्यक्ष कहलाया ये व्यक्ति? स्थायी अध्यक्ष कहलाया, परमानेंट अध्यक्ष कहलाया। अगर इसको भी बीच में हटा दिया जाता तो ये भी कैसा हो जाता? अस्थायी। लेकिन ये व्यक्ति जिस दिन अध्यक्ष बना था उस दिन से लेकर संविधान सभा की लास्ट बैठक तक अध्यक्ष बना रहा। इसे बीच में हटाया नहीं गया, और बीच में नहीं हटाएगा तो कैसा कहलाया? स्थायी अध्यक्ष कहलाया, परमानेंट अध्यक्ष कहलाया। ठीक है, तो एक तो अध्यक्ष के रूप में परिवर्तन किया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया गया, उपाध्यक्ष। और संविधान सभा की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के सदस्यों ने एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष रूप में चुना गया। और एच.सी. मुखर्जी का संबंध कहां से है? अरे नाम सुना होगा ना, प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संबंध कहां से है? बंगाल से है। तो इसके नाम भी मुखर्जी है, तो इसका संबंध भी कहां से है? बंगाल से है। तो एच.सी. मुखर्जी का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बंगाल से। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? बिहार से। अब सुनना, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन? सत्येंद्र सिन्हा। उसका संबंध भी कहां से था? बिहार से था। रहने वाले भी बिहार का था, और संविधान सभा में निर्वाचन भी बिहार प्रांत से हुआ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी संबंध कहां से? बिहार से। अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के रहने वाले थे, और संविधान सभा में निर्वाचन भी बिहार से हुआ। तो मैं आप एक बात कॉमन बात कहूं कि संविधान सभा के अध्यक्षों का संबंध किस प्रांत से रहा है? बिहार प्रांत से रहा है। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक में तीसरा महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि संविधान सभा ने बी.एन. राव बोले तो बनेगल नरसिम्हा राव को क्या बना दिया गया? बी.एन. राव बोले तो बनेगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा में क्या बना दिया गया? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। अरे इसका मतलब यह है कि जब संविधान सभा संविधान बना रही थी तो संविधान सभा को संविधान के कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए एक व्यक्ति को अथोराइज किया गया। और वो किसको अथोराइज किया गया? बनेगल नरसिम्हा राव। मैं आपको यह बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि बी.एन. राव, बनेगल नरसिम्हा राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और संविधान सभा के सदस्य न होते हुए भी संविधान सभा को सलाह देते थे। और संविधान सभा को कैसे मामलों में सलाह देते थे? ये व्यक्ति संविधान सभा को कानूनी मामलों में सलाह देते थे, इसलिए इसको संविधान सभा में कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है, और कानून को हम विधि भी कहते हैं, इसलिए इसे संविधान सभा में विधिक सलाहकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन आए संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार, तो भी आंसर बी.एन. राव। पूछे संविधान सभा में कानूनी सलाहकार, तो भी आंसर बी.एन. राव। और पूछे संविधान सभा में विधिक सलाहकार, तो भी बी.एन. राव। अर्थात यह व्यक्ति संविधान सभा को कैसे मामलों में सलाह देता था? कानूनी मामलों में सलाह देता था, और कानून को हम विधि भी कहते हैं, और विधि के बारे में जो सलाह दे उसको विधिक सलाहकार भी कहा जाता है। तो यह व्यक्ति संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार था, कानूनी सलाहकार था, विधिक सलाहकार था। अरे
जबकि यह व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य नहीं था। अरे यह व्यक्ति, अरे पेशे से क्या था? अरे व्यक्ति पेशे से वकील था, और जो व्यक्ति वकील होता है वो कानून का अच्छा जानकार भी होता है। इसलिए कानून का अच्छा जानकार होकर संविधान सभा से कानूनी मामलों में सलाह लेती थी। अरे कानून का अच्छा जानकार है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण इसके बारे में यह है कि जब यूएनओ, और यूएनओ का एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से जाने वाला पहला जज, भारत की ओर से जाने वाला पहला न्यायाधीश कौन था? BN राव। अरे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अब तक भारत की ओर से कुल 4 व्यक्ति गए हैं न्यायाधीश के रूप में, और उन 4 व्यक्तियों में से जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? BN राव था, बनेगल राव था, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से पहला न्यायाधीश बना, जज बना। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? 15। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? अरे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो भारत की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन, जज के रूप में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? BN राव। क्यों? ये कानून का अच्छा जानकार था, सलाहकार था, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाने का अवसर मिला। और इस प्रकार के महान वकील को हमने संविधान सभा में क्या बनाया? संवैधानिक सलाहकार। तो इस प्रकार संविधान सभा की दूसरी बैठक में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। पहला महत्वपूर्ण कार्य किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया गया, उपाध्यक्ष चुना गया SC मुखर्जी को एंथोनी के स्थान पर। और तीसरा कार्य किया गया, क्या किया गया कि BN राव को संविधान सभा ने क्या बनाया? संवैधानिक सलाहकार बनाया, कानूनी सलाहकार बनाया। संविधान सभा की पहली बैठक के ठीक 2 दिन बाद, संविधान सभा की पहली बैठक के ठीक 2 दिन बाद कौन सी बैठक? तीसरी बैठक आयोजित की गई। और तीसरी बैठक, दूसरी बैठक के ठीक 2 दिन बाद हो रही है, और दूसरी बैठक के ठीक 2 दिन बाद बोले तो 13 दिसंबर 1946 को। और इस तीसरी बैठक में महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखे थे? उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखे? उद्देश्य प्रस्ताव रखे। अरे ये उद्देश्य प्रस्ताव वही है जो आगे चलकर उद्देशिका बन जाएंगे। उद्देश्य प्रस्ताव रखे किस व्यक्ति ने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावों को कहां रखा? संविधान सभा में रखा। और संविधान सभा के समय कौन सा अधिवेशन चल रहा था? पहला अधिवेशन चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चलेगा। लेकिन हम पहुंचे कहां हैं? 13 दिसंबर पर ही। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक किस दिन आयोजित हुई? 13 दिसंबर 1946 को। और इस तीसरी बैठक में संविधान सभा में क्या रखे गए थे? उद्देश्य प्रस्ताव। अरे उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यह था कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। हम जो संविधान बनाएंगे उसमें सरकारें किस प्रकार की होंगी, हम जो संविधान बनाएंगे उसमें किस प्रकार की लोकतंत्र रहेगा, राजतंत्र रहेगा, किस प्रकार की शासन व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार की जो बातें रखी गई थी वो किसमें रखी गई थी? उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान सभा के कौन से अधिवेशन में? संविधान सभा का अधिवेशन चल रहा है पहला ही। और संविधान सभा के इस फर्स्ट अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्तावों पर कुछ दिन चर्चा होती है, लेकिन चर्चा करने के बाद पहले अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्तावों को पारित नहीं किया गया। उद्देश्य प्रस्तावों को पहले अधिवेशन में इसलिए पारित नहीं किया गया कि संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों ने यह सलाह की गई कि जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लेगी तब तक हम उद्देश्य प्रस्तावों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उद्देश्य प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए मुस्लिम लीग का होना भी जरूरी है, मुस्लिम लीग के सदस्यों का होना भी जरूरी है।
इसलिए पहले अधिवेशन में प्रस्तावों पर चर्चा की गई, लेकिन चर्चा को रोक दिया गया। लेकिन पहला अधिवेशन 23 दिसंबर को समाप्त हो गया। 23 दिसंबर को समाप्त होने के बाद भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बैठकों का विरोध करती रही, बहिष्कार करती रही। तो फिर संविधान सभा का जो सेकंड अधिवेशन शुरू हुआ, और सेकंड अधिवेशन शुरू हुआ था 20 जनवरी 1900। दिसंबर के बाद जनवरी आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या आएगा, 1947। तो संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ 20 जनवरी 1947 को, और ये सेकंड अधिवेशन चला था 25 जनवरी 1947 तक। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे पहले अधिवेशन में और संविधान सभा की तीसरी बैठक में, लेकिन उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा ने क्या किया, पारित। अरे पारित करने का मतलब है संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया, स्वीकार। अरे स्वीकार करने का मतलब संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या दी, स्वीकृति। और ये स्वीकृति किस दिन दी, 22 जनवरी 1947 को। इसका मतलब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखे गए थे पहले अधिवेशन के दौरान, और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 सितंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावों को पारित किया, उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकार किया, उद्देश्य प्रस्तावों को एक्सेप्ट किया संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन में। और दूसरा अधिवेशन बोले तो 22 जनवरी 1947 को। अब यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावों को कब स्वीकार किया, कब पारित किया, तो आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। ये बात आप लोगों के लिए नई नहीं है, ये बात लोग सभी पहले से भी जानता थे, मैं बताता तो भी नहीं बताता तो भी, लेकिन आप लोगों के लिए नई बात ये है कि क्वेश्चन आए कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया, कब स्वीकार किया, और ऑप्शन में दे दे अधिवेशन। ऑप्शन ए प्रथम अधिवेशन, ऑप्शन बी सेकंड अधिवेशन, ऑप्शन सी थर्ड अधिवेशन, ऑप्शन डी अंतिम अधिवेशन। और मेरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावों को कब स्वीकार किया, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया, तो अधिवेशन पूछ रहा है, और अधिवेशन पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा सेकंड अधिवेशन। इस प्रकार संविधान सभा ने सेकंड अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकार किया। रखे गए थे पहले अधिवेशन में संविधान सभा की तीसरी बैठक में, लेकिन उन उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकार किया, पारित किया, एक्सेप्ट किया सेकंड अधिवेशन। इस प्रकार संविधान सभा अपना संविधान बनाने का कार्य करती रही, और संविधान निर्माण कार्य के दौरान ही लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की क्या बनाई, योजना, जिसे आप 3 जून 1947 की योजना के नाम से भी जानते हो, और इसी का एक अन्य नाम है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अरे लॉर्ड माउंटबेटन ने यह योजना बनाई थी, इसलिए इसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अरे लॉर्ड माउंटबेटन ने यह योजना 3 जून 1947 को बनाई थी, इसलिए इस योजना का नाम होगा 3 जून योजना। और इस योजना का संबंध था भारत के विभाजन से, अर्थात जो भारत का विभाजन किया जाएगा और जो क्षेत्र पाकिस्तान बनेगा, तो उस पाकिस्तान में भारत के कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्रफल जाएंगे, कौन कौन सा हिस्सा जाएगा, ये हिस्से कौन कौन से दिए जाएंगे, इसकी योजना किसने बनाई थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। और लॉर्ड माउंटबेटन ने यह योजना 3 जून 1947 को बनाकर और ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सामने रखा, ब्रिटिश की संसद में रखा, और ब्रिटिश की संसद ने इस योजना को 18 जुलाई 1947 को क्या दे दी, मंजूरी दे दी। अरे 18 जुलाई 1947 को मंजूरी देने का मतलब है भारत के विभाजन की योजना को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया, स्वीकृति प्रदान कर दी। और इस योजना के तहत अगस्त 1947 में भारत का क्या हो गया था, विभाजन। अब देखना योजना कब बनी, जून में। योजना को ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने स्वीकृति कर दी जुलाई में, और वह योजना अप्लीकेंट कब हुई, लागू कब हुई, अगस्त में। तो जून जुलाई अगस्त, अर्थात पहले प्लान बनाया जाता है, फिर प्लान को स्वीकृति अस्वीकृति प्रदान की जाती है, और स्वीकृति अस्वीकृति मिलने के बाद प्लान लागू होता है। तो जून में प्लान बना, जुलाई में उसको स्वीकृति मिली,
और अगस्त में प्लान लागू हो गया। और इस प्रकार इस प्लान के लागू होने के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया भारत से अलग होकर। तो इस प्रकार इधर संविधान सभा अपने संविधान निर्माण कार्य करती रही और इन्हीं निर्माण कार्यों के दौरान भारत का क्या हो गया, अगस्त 1947 में विभाजन हो गया दो देशों के रूप में, पाकिस्तान और भारत के रूप में। जबकि जो संविधान सभा बनी थी 1946 में, जिसकी सदस्य संख्या क्या थी, 389 थी, उस समय भारत क्या था, विभाजित था, अविभाजित। उस समय भारत था अविभाजित। अरे अविभाजित भारत का मतलब यह है इस संविधान सभा की 389 सदस्य संख्या में वो सत्य भी थे जो आजादी के बाद पाकिस्तान के क्षेत्रों में चले गए। तो जैसे ही भारत का विभाजन हुआ तो भारत का विभाजन होने के साथ साथ 389 सदस्यों का भी क्या हो गया, विभाजन हो गया। और 389 सदस्यों में से 65 सदस्य किधर चले गए, पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में चले गए। साथियों, आज का टॉपिक हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस टॉपिक को कल आगे करेंगे, जो हमारा पार्ट 3 होगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ा गया आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया बात अच्छी लग रही हो तो कमेंट कीजिए ताकि हमें और अधिक प्रोत्साहन मिले। अगर इसमें कोई कमी हो तो सुझाव के रूप में कमेंट कीजिए, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट का कार्य निश्चित रूप से कीजिए। गॉड ब्लेस यू। वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम।